एपिसोड 151 से 155 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा गर्भित और दामिनी जी को अकेले अपने विला में छोड़कर वह अपने घर मिलने चली आती है, क्योंकि काफी दिन हो गया था। वह उन लोगों को सुकून से रहने देने वाली नहीं थी, और भला जब वह घर पर नहीं होगी तो महाभारत कैसे छिड़ेगी। इस काम में अमायरा को बहुत ज्यादा मजा आता था, इसलिए अब वह उनका सुकून छीनने अपने घर चली आती है। वहीं रीमा जब अमायरा को देखती है तो वह जल भून जाती है। उसे इस वक्त अमायरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं अमायरा भी रीमा के इरादों से अनजान नहीं थी। जैसे ही अमायरा अपने रूम में चली जाती है, रीमा उसके पीठ पीछे कौन सा नया कांड करने वाली है, ये सोचते हुए एक डेविल मुस्कान देती है और फिर वह हाल में चली आती है। वही दादा दादी जी हाल में ही बैठे थे। उन्हें देखकर रीमा अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, दादाजी दादी जी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर दादी जी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए रीमा की ओर देखते हुए बोलती हैं, अरे बच्चे कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर बैठी थी, आओ आओ मेरे पास आकर बैठो। तो इतना कहकर वह अपने हाथों को बढ़ा देती हैं, जिसे देखकर रीमा उनका हाथ पकड़ उनके साइड में जाकर बैठ जाती है। वहीं दादी जी उसे पुचकारते हुए बड़े प्यार से बोलती है, बच्चा वैसे तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना। और फिर वह उसके हाथों को देखने लगती है, जिस हाथ में उसे चोट लगी थी। वहीं रीमा उन्हें अपनी इतनी परवाह करता देखकर उसके होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है। वह यही तो चाहती थी कि दादी जी और घर के बाकी लोग उसके इसी तरह से केयर करें और उसकी परवाह करें। वहीं रीमा बोलती है कि दादी जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी मुझे कुछ जरूरी काम था, मुझे अपने लिए कुछ बुक चाहिए थी। लेकिन इतना कहकर वह अपना मुंह लटका लेती है। वैसे वह एक्टिंग करने में एक नंबर की खिलाड़ी जो ठहरी, वहीं उसे अपना चेहरा इस तरह लटकाया देखकर दादी जी को समझ आ जाता है कि रीमा इस वक्त क्या सोच रही है। उन्हें उस बच्ची के ऊपर बड़ा अफसोस होता है। वह सोचती है कि कितनी प्यारी बच्ची है और ये लोग बिना वजह उसे कितना कठिन पनिशमेंट दे दिए हैं। भला बताओ, वह बेचारी बिना पैसों के अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरा कर पा रही हैं। तभी दादी जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बच्चा तुम टेंशन काहे लेती हो, तुम्हें जो जो बुक चाहिए तुम जाकर ले लो, और रही बात पैसों की तो तुम उसकी टेंशन ना लो, मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं तुम्हें आराम से पूरी जिंदगी भी बैठाकर खिला सकती हूँ। उनकी बातों को सुनकर रीमा की मुस्कान बहुत बड़ी हो जाती है। तभी रीमा उनकी ओर मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं दादी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई जॉब कर लूंगी, फिर उससे इंतजाम कर मैं अपने लिए अपनी बुक खरीद लूंगी। उसकी बातों को सुनकर दादी जी को उसके अंदर लॉयल्टी दिखाई देती है। वह मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह पास में पड़े अपने फोन को अपने हाथों में उठा लेती हैं और फिर कुछ उस पर टाइप करना शुरू कर देती हैं। तभी रीमा देखती है कि उसके फोन में नोटिफिकेशन आया है। पहले तो वह सोचती है कि किसने किया होगा, लेकिन जैसे ही वह दादी के आंखों में फोन देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती है। वह तुरंत ही समझ जाती है कि दादी जी ही उसे कॉल लगा रही हैं। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जान जाती है कि दादी जी जरूर उसे डांटने के लिए ही फोन लगा रही होंगी, कि दादी जी जरूर उसे पैसे देने के लिए ही फोन लगा रही होंगी। इतना सोचकर वह दिल ही दिल खुश हो जाती है। तभी दादी जी उसके अकाउंट में 50 रुपए हजार ट्रांसफर करती है, जिसका नोटिफिकेशन रीमा को उसके फोन में आता है, जिसे रीमा तुरंत ही खुशी के मारे ओपन कर देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस अमाउंट पर बनती है, उसका मुंह सिकुड़ जाता है। वह मन ही मन दादी जी को गालियां देते हुए बोलती है, खुसत बुढ़िया कहीं की, इतना थोड़ा पैसा दिया है, इतने में क्या होता है आज के जमाने में, भला मर जाएगी तो अपने साथ अपने कब्र पर ले जाएगी।
अरे मेरा बस चले तो मैं इसके कब्र के लिए जगह भी ना खरीदूं और इसे एक बहुत ही घटिया 2 कौड़ी के कब्र में दफनाऊं जिससे उसका पैसा भी कम लगे। अरे यार, आप लोग सोच सकते हो कि यह कितने घटिया सोच वाली लड़की है जो दादी उसे इतना प्यार करती है और पराया होते हुए भी उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही है। वह उसके बारे में भी गलत सोचने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। वही दादी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीठ पीछे कोई क्या कह रहा है। वही रीमा गुस्से में तिलमिला उठती है, लेकिन किसी तरह वह अपना गुस्सा शांत करती है क्योंकि इस समय घर पे दादाजी भी मौजूद थे। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो दादाजी उसे छोड़ने वाले नहीं थे और वैसे भी वह इन्हीं लोगों की कमाई तो खा रही है। और अभी तो रीमा को इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वरना पता नहीं कब का वह धक्के मारकर यहाँ से निकाली जा सकती थी। इतना सोचते हुए रीमा ने अपने गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। रीमा दादी दादाजी से बात करती है और फिर उसके बाद वहां से उठकर चली जाती है। अब आगे उसने क्या प्लान बना रखा था ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलने वाला है। फिलहाल वह तो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर वहां से निकल जाती है। इधर इस सब बातों से अनजान अमायरा, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि रीमा उसके साथ क्या करने वाली है, वह अपने रूम में आराम करती है और फिर शाम को वह घर से निकलकर अपने ज्वेलरी के कामों के लिए बाहर जाना चाहती थी। इसलिए वह जल्दी जल्दी तैयार होती है और अपने रूम से निकलकर बाहर आती है। वहीं उस वक्त हाल में दादी दादा जो अपने रूम से आराम करके आकर बैठकर नाश्ता पानी कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर अमायरा पर पड़ती है तो दादी जी तो देखकर अपना मुंह ही बना लेती हैं। वैसे भी अमायरा उन्हें फूटी आंख नहीं भाती थी। वही अमायरा जैसे ही उनका इस तरह बिगड़ता हुआ चेहरा देखती है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसका मन करता है कि ऐसे शांत से क्यों जाया जाए। बूढ़ी औरत बहुत सुकून से बैठी है, क्यों ना इसे थोड़ा सा परेशान किया जाए। ये सोचते हुए वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसी ओर बढ़ने लगती है। इस वक्त अमायरा ने ब्लू जीन्स और शर्ट टॉप कैरी किया हुआ था, जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर दादी जी को वह फूटी आंख नहीं समा रही थी। उन्हें तो बस रीमा ही प्यारी लगती थी। अमायरा को तो वह देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जैसे ही देखती हैं कि अमायरा तैयार होकर कहीं जा रही है, तो अब जाहिर सी बात था उनका मुंह शांत कैसे हो सकता था। वह तुरंत उसे ठोकते हुए कहती है, ए गांव की घटिया लड़की, अब तू कहाँ जा रही है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपनी आंखें चढ़ा लेती है। ओह माय गॉड, अब ये गांव की घटिया लड़की, मतलब इस उपाधि से इस बुढ़िया को मुझे नवाजना जरूरी है। चलो भाई कोई बात नहीं, यह नई नई उपाधि हर रोज मुझे मिलती है। भला मैं इस काबिल तो हूँ कि मुझे लोग तरह तरह की उपाधियों से सम्मानित करते हैं। ये सोचते हुए वह बड़े ही खतरनाक तरीके से उनकी ओर घूरती है, जिसे देखकर दूसरे ही क्षण दादी जी को गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में कहती है कि यह अपनी बटम जैसी आंखें किसे दिखा रही है। वैसे इस वक्त तू कहाँ जा रही है। शाम होते ही लड़कियां अपने घर को वापस आती हैं, लेकिन तेरे पैरों पर तो लगाम ही नहीं लगाया गया है। भला इस वक्त कोई घर से बाहर जाता है। वही अमायरा उनकी बातों को सुनकर उसे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगती है। ये बुढ़िया किस जमाने की बात कर रही है। अब जिसे काम है तो वह शाम और सुबह क्या देखेगा, उसे तो अपना काम करना है। वह दादी की ओर देखते हुए बोलती है, मुझे समझ नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे जैसे आपका वक्त बढ़ रहा है, आपका दिमाग भी उसी के साथ सठियाते जा रहा है। वैसे भी कहा जाता है, बूढ़े बुढ़े सठिया ही जाते हैं। वही हाल अब आपका भी हो गया है। जब देखो तब बिना मतलब के मुझे टोकती रहती हो। तो वैसे आपको जाने की क्यों चुल मची हुई है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं कहीं भी जा रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब है। उसका ऐसा बेटक जवाब देना दादी को पसंद नहीं आता। वही दादाजी को भी गुस्सा आ जाता है।
भला उनकी बीवी से कोई इस लहजे में बात कैसे कर सकता है। वही दादाजी कुछ बोल पाते, उससे पहले ही दादी गुस्से में बोलती है कि तुझ जैसी घटिया लड़की मैंने कभी नहीं देखी है। जब देखो तब टपाट पर जबान चलाते रहती है। मेरा बस चले तो तेरी जबान कैंची से कुतर दूं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा हंसते हुए बोलती है, हाँ मेरी जबान कुतरेंगी, पहले अपनी जबान पर तो लगाम लगाए। यकीन नहीं होता, आपके माँ बाप ने कैसे आपको बर्दाश्त किया होगा। जब देखो तब बिना मतलब के टांग अड़ाती रहती हैं। अब आपको क्या मतलब थी, मैं चाहे जहाँ जा रही हूँ। इस तरह टांग अड़ाने से आपको पता नहीं कौन सा मजा आता है। उसकी बात को सुनकर दादाजी बोलते हैं, अमायरा अपनी हद में रहो, तुम इस तरह से अपने बड़ों से बात नहीं कर सकती हो। और तुम्हारी तहजीब कहाँ चली गई कि बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर मैनर नाम की चीज नहीं है। तुम हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। वही उनकी बातों को सुनकर अमायरा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है कि आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं, लेकिन क्या आपने थोड़ी सी ये तमीज अपने बीवी को नहीं सिखाई। जब देखो तब बिना मतलब के टपर टपर करती रहती हैं। उसकी बातों को सुनकर दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहते हैं, इस परिवार की लड़की होने के नाते तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पता नहीं तुम्हारे माता पिता ने क्या सिखाया है। वही अमायरा जैसे ही यह बात सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है, मेरे माता पिता ने क्या सिखाया होगा। जब मेरे माता पिता ही नहीं है तो उन्होंने मुझे क्या सिखाया होगा। और मैं इस परिवार की, किसने कहा कि मैं इस परिवार की हूँ। और जब मैं इस परिवार की हूँ ही नहीं तो मेरे पास तमीज कहाँ से आएगी। उसकी बातों को सुनकर दादाजी को अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कहते हैं, घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की। क्या ये तुम्हारा परिवार नहीं है? और अगर ये तुम्हारा परिवार नहीं है तो तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो। दादाजी की बातों को सुनकर अमायरा को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगती है कि भला मुझे यहाँ रुकने की क्या जरूरत है। वो तो आपके बेटे ही हैं जो गिड़गिड़ाकर मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर किए हुए हैं, वरना मैं ऐसी फैमिली की ओर मुड़कर भी ना देखूं जो मेरी फैमिली नहीं है। यहाँ के लोग सब स्वार्थी और खुदगर्ज है, जिन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। उन्हें सिर्फ लालची और अंधे लोग ही दिखाई देते हैं। विवाह की उड़े किसी से नहीं पड़ी है। और वैसे भी कौन सा आप लोगों ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है जो मैं आप लोगों के लिए तमीजदार बनूं। और फिलहाल एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे आप लोगों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना है, इसलिए बार बार आप मुझे तमीज सिखाने की कोशिश ना करें। अभी तो मैं बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं अपने बदतमीजी पर उतर आई आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसकी बातों को सुनकर तुरंत ही दादी गुस्से में बोलती है, घटिया लड़की, तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, रुक मैं तुझे अभी एक अच्छा सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर दादी अपने बूढ़ी हड्डी के साथ लड़खड़ाते हुए उसके पास जाती हैं और उसे तमाचा मारने की कोशिश करती हैं। वही अमायरा को पहले ही अंदाजा लग गया था कि यह बुढ़िया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और आगे क्या करने वाली है। वह तुरंत दादी के हाथों को पकड़ लेती है। उसने दादी के हाथों को ज्यादा जोर से नहीं पकड़ा था, फिर भी उसकी ताकत के आगे उन बूढ़ी हड्डियों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वह जोर से चिल्लाने लगती हैं। आधा तो उन्हें दर्द हो रहा था और आधा वह नौटंकी कर रही थी जिससे परिवार के लोग आकर अमायरा को अच्छा सबक सिखाएं। वही उनकी आवाज सुनकर सभी लोग हाल में आ जाते हैं और जब अमायरा को दादी का हाथ पकड़े हुए देखते हैं तो उन सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है। आज तक दादी के सामने किसी ने जबान लड़ाने की कोशिश नहीं की। वही अमायरा दादी का हाथ पकड़े हुए कह खड़ी थी और दादी जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाय राम, इस लड़की ने मेरी हड्डी तोड़ डाली। इस पागल लड़की को कोई मुझसे दूर करो, कोई मुझे इससे बचाओ। वही अमायरा आश्चर्य से दादी को देख रही थी। बुढ़िया कितनी ज्यादा नौटंकी करती है।
वह गुस्से में उनके हाथों को छोड़ देती है। इस झटके के साथ ही दादी लड़खड़ा कर पीछे गिरने को होती है, लेकिन पीछे दादाजी खड़े थे, इसलिए वह उन्हें पकड़ लेते हैं। अब दादाजी का भी सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में अमायरा को जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी दादी के ऊपर हाथ उठाने की? तब अमायरा उनकी बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि सच कहते हैं बुरे लोगों की आंखें जल्दी अंधी होती है। आपको दिखाई नहीं दिया कि मैंने इन पर हाथ उठाया, या यह अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई और मुझ पर हाथ उठा रही थी? मैं तो अभी अपनी ही जगह पर खड़ी हूँ। उसकी बातों को सुनकर दादाजी एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। बात तो वह सही कह रही थी। वह भला कहाँ दादी के पास हाथ उठाने आई थी? वह तो दादी ही बड़े गुस्से के साथ उसके मारने के लिए गई थी और परिणाम ये हुआ कि खुद ही अपना हाथ तोड़कर बैठ गई है। वहीं हमारा ने दादी के हाथों के नसों को इस तरह से दबाया था कि उनके हाथों में हल्का हल्का दर्द लगातार बना रहे, उन्हें ज्यादा नुकसान तो ना हो। वह बूढ़ी थी और अमायरा इतनी भी बेगैरत नहीं थी कि किसी बूढ़े इंसान को इतनी तकलीफ दे, पर दादी जबान से बहुत ही घटिया थी और वह कभी अमायरा के लिए अच्छा नहीं सोच सकती थी, और उसे हॉस्टल भेजने में सबसे बड़ा हाथ दादी का था, तो भला वह इस बूढ़ी औरत को इतने आराम से कैसे छोड़ सकती थी? अब ये दर्द तो लेकर उन्हें पता नहीं कितने साल ढोने पड़ेंगे जब तक कोई सही से डॉक्टर उनका इलाज ना कर दे। ये सब सोचते हुए अमायरा के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। वही दादाजी गुस्से में बोलते हैं कि तुम घटिया लड़की हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वही वह अपने बेटे की ओर देखते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी को कुछ सिखाना चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं जब इसे धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया जाएगा। वही दादाजी की बातों को सुनकर अमायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुंह बिचकाते हुए बोलती है कि ठीक है, ना निकाल दो तो वैसे भी कौन आपके इस सो कॉल्ड फैमिली के साथ रहने के लिए मरा जा रहा है? वैसे भी आप लोगों के किसी के साथ रहने के काबिल नहीं है। इतना बोलकर वह घर से बाहर जाने लगती है। वही अमायरा के पापा उसे देखकर उससे निहायत ही बदतमीज समझने लगते हैं, पर वह क्या करें, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कोई भला उनके मॉम डैड की बेइज्जत उनके आंखों के सामने करेगा तो क्या वह चुप बैठ सकते हैं? वह गुस्से में अमायरा को पीछे से ही चिल्लाते हैं, अमायरा अपनी जगह पर रुक जाओ। उनकी बातों को सुनकर अमायरा मन में कहती है, लो अब एक झंझट से बचा तो ये दूसरा नौटंकी शुरू हो गया। अब चले इनसे बहस करें। हे भगवान, मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं देते हो? मरकर दोबारा पैदा होने के बावजूद भी मेरी लाइफ में शांति नाम की चीज अब तक नहीं आई है। कब आप मुझे सुकून भरी जिंदगी देंगे और कब इन घटिया लोगों से दूर करेंगे? क्या आप मेरे लिए अच्छे लोगों नहीं भेज सकते थे? क्या मुझे अच्छे लोगों के बीच में नहीं भेजना चाहिए था? ऐसे घटिया लोगों के बीच में फिर से भेज दिया। अब तो मुझे अपने फिर से जन्म लेने पर भी अफसोस हो रहा है। इनका मुंह देख देख कर मैं थक चुकी हूँ। इतना बोलकर वह अपनी जगह पर ही रुक गई थी। वह ये सब बातें अपने मन में ही बोल रही थी। अगर यह सब चीजें वह उनके मुंह पर बोलती तो शायद यहाँ युद्ध मच जाता। ये बात अमायरा को अच्छे से पता था, इसलिए वह सिर्फ मन में ही कोस सकती थी। वैसे वह इतनी ज्यादा मुंह फट थी कि वह सामने भी बोल सकती थी, लेकिन अब वह और ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। वैसे भी उसे देर हो रहा था, उसे जल्दी से जल्दी अब यहाँ से जाना था। अब नौटंकी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सो वह सबको परेशान करके अब यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन तभी बीच में उसके सो कॉल्ड फादर की एंट्री हो जाती है और अब उनके साथ तमाशा शुरू होने वाला है। यही सोचकर वह अपना सर पकड़ लेती है। तभी पीछे से उनकी आवाज आती है कि तुम इस तरह मॉम डैड की बेइज्जती कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे अंदर सच में बिल्कुल मैनर नहीं है? तुम हद से ज्यादा बदतमीज होते जा रही हो। ये सारा परिणाम हमारे बढ़ावे का है। हम कुछ बोलते नहीं हैं,
इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलती पे गलती करते जाओ। हम इस तरह तुम्हें अधिक बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये तुम्हारी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। वह इस तरह से अमायरा से बोल रहे थे जैसे ऐसा महसूस हो कि वह उनके भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बात यह थी कि उन्हें सच में अमायरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वह अपने और अमायरा के रिश्ते को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते थे। शायद वह इसी वजह से अमायरा को इस तरह घुमा फिराकर समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अमायरा उनके सभी बातों को अच्छे से समझ रही थी। वह दूसरे ही पल उनकी ओर पलटकर देखती है। उसकी नजरें ऐसी थी मानो वह उनके आंखों से होते हुए उनके पूरे मन को टटोल रही है। फिर वह हंसते हुए बोलती है, क्या आपने मुझे सच में इतना बढ़ावा दिया है? क्या सच में आपने कभी मेरी केयर की है? क्या सच में आप लोग खुद को मेरा माता पिता समझते हैं? अरे बढ़ावा तो आप तब देते ना जब आप मुझे अपने पास रखते। मुझे तो इतने कम उम्र में ही यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था और जब इतने सालों बाद मैं यहाँ लौट कर आई हूँ तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करूँ, आप लोगों की आरती उतारूं और आप लोगों के आगे पीछे घूमती रहूं, आप लोगों के नाम पर पूरी दुनिया में प्रसाद बांटूं कि आप लोग कितने बड़े साधु सज्जन और महान व्यक्ति हैं। तो ये सब भूल जाए। मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो जहर खाकर भी मर जाओ तब भी मैं दोबारा पलट कर ना देखूं। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर संजय जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में कुछ बोलने ही वाले थे, तभी अमायरा उनको हाथ दिखाते हुए बोलती है कि बस मैं कहीं बाहर काम से जा रही हूँ, इसलिए अब मेरा समय और बर्बाद ना करिए। वैसे भी मैं आप लोगों की बकवास बातें सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना कहकर वह अपने बालों को झटकते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं उसे इस तरह बीच में ही टोक देने की वजह से संजय जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपना दांत पीस कर रह जाती हैं। वहीं साइड में खड़ी किरण जी यह सब देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने इन रिश्तों को अमायरा के साथ सही करें। वह कुछ बोल नहीं रही थी। पूरब इस समय घर में नहीं था। वहीं रेहान और मान्यता वहां खड़े हुए थे, पर वह लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे। आखिर में जब अमायरा यहाँ आती थी, इसी तरह का तमाशा होता था और एक अच्छा शो देखने को सबको मिलता था। रवि भी इस वक्त अपने रूम में था, जिस वजह से अभी उसे कुछ नहीं पता था। सभी के रूम साउंड प्रूफ थे, जिस वजह से रवि को नहीं पता था, वरना वह तुरंत अपनी बहन की साइड लेकर फिर से इन लोगों को सुनाना शुरू हो जाता। वहीं अमायरा जैसे ही बाहर निकलती है, उसके होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी और वह जैसे कोई चीज जीत ली हो। इस तरह से अपने हाथों को जोर से ऊपर की ओर उठाते हुए बोलती है कि वाह क्या बात है, कितना मजा आता है जब इन लोगों को परेशान करो तो, और इनका चिड़चिड़ा सा चेहरा देखने में कुछ अलग ही सुकून मिलता है। वैसे भी इन लोगों ने मेरी जिंदगी नर्क से भी बेहतर बना दी थी। इसी तरह मैं भी हॉस्टल में हर रोज घटिया से घटिया बच्चों से बहस किया करती थी, खुद को बचाने के लिए। और जब मैं शांत रहती थी तब भी वह लोग मुझे हर रोज परेशान करते थे। कितना कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, अब आप लोगों को समझ में आएगा। हर रोज ऐसे किचपिची करना कितना कष्टदायक होता है। सुकून भरी जिंदगी जो आप लोग जी रहे हो ना, देखना एक दिन मैं सब कुछ छीन लूंगी और आप लोग इसी तरह से एक दिन पागल हो जाओगे। ये सब कहते हुए अमायरा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आखिर में वह अपने उन दिनों को नहीं भूल सकती है जब छोटी सी अमायरा को हर वक्त बच्चे परेशान किया करते थे। हर वक्त उसे कहीं पानी में गिरा देते तो कहीं उसके ऊपर धूल डाल देते तो कहीं उसका खाना छीन लेते तो कहीं उसके खाने को गंदा कर देते, यहाँ तक कि वह उसके बिस्तर को भी चुरा कर कहीं फेंक आते, जिस वजह से ठंड के दिनों में भी अमायरा को एकदम खाली सोना पड़ता था, जिससे कई बार उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हर वक्त बच्चे बस उसे परेशान ही किया करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे,
जिस वजह से उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो गई थी। और अब जब वह उसका थोड़ा भी वसूल करेगी तो उसे जरूर सुकून मिलेगा। यही सब सोचकर जब भी वह यहाँ आती है और जब भी उसे कोई कुछ बोलता है तो वह लड़ने से तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। लेकिन एक बात थी, अमायरा कभी अपने से लड़ाई शुरू नहीं करती थी जब तक उसे सामने से टोका ना जाए। आज भी अमायरा शांति से चली जाती, लेकिन अगर जब दादी ने उसे टोक ही दिया तो उसने मन बना लिया कि बिना इन्हें अब परेशान किए ऐसे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर चली गई तो फिर यह बूढ़ी औरत बहुत ही सुकून के साथ यहाँ बैठकर आराम से चाय टिक्का खाती पीती दिखेगी। उससे अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए इसकी एनर्जी को कम किया जाए और इसे भूख हड़ताल पर भेज दिया जाए। वैसे भी अब इतना बहस करने के बाद दादी जी का मूड इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वह चाय नाश्ता तो भूल ही गई थी और गुस्से में तिलमिला रही थी। अब यहाँ लगभग 2 घंटे तक तो उनका ऐसे ही बीपी हाई रहता। वहीं अमायरा तुरंत ही अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है और वह खुशी खुशी वहां से अपनी गाड़ी निकाल ले जाती है, बिल्कुल इस बात से अनजान कि आगे अब उसके साथ क्या होने वाला है और रीमा ने उसके लिए क्या जाल बिछा रखा है। अमायरा को कोई भी भनक नहीं थी। वह मस्ती से अपनी गाड़ी चलाते हुए चली जा रही थी। वहीं दूसरी साइड जहां एक और अमायरा एंजॉय करते हुए अपनी गाड़ी लिए चली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर श्रेयांश मीटिंग के सिलसिले में यश के साथ जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में दादी जी का फोन आता है। वह गुस्से में रेहान से बात कर रही थी। इस वक्त दादाजी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन लोगों ने पहले ही रेहान को कह दिया था कि इस साल उसकी शादी होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गुरु जी के कहे मुताबिक उसकी कुंडली में दोष है और उसके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस वजह से दादी दादा बहुत ज्यादा परेशान थे। वह नहीं चाहते थे कि रेहान के साथ श्रेयाश के साथ कुछ भी गड़बड़ हो। ये सब सोचकर उन लोगों ने श्रेयाश को फोन किया था। दादी जी बड़े ही गुस्से में श्रेयाश से बोलती हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तब श्रेयाश बोलता है कि दादी मैं मीटिंग के लिए सिटी से आउट जा रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर दादी गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें आज घर पर बुलाया था और तुम ऐसे कैसे बाहर जा सकते हो। चाहे जो भी मीटिंग हो तुरंत कैंसिल करो और घर पर आओ। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है और अब मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां देखने के लिए बुलाई थी। उसकी फैमिली वाले और लड़कियां भी घर पहुंच रहे हैं। तुम्हें तुरंत ही यहाँ आना होगा, वरना तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं क्या करूंगी। अपनी दादी की बातों को सुनकर श्रेयांश परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वहीं यश जो उसके साइड में बैठा था, ये सब सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि श्रेयांश को पता है कि आज दादी ने मीटिंग फिक्स कर रखी है और मजबूर जबरदस्ती वह उसकी शादी करना चाहती है और मजबूरी वह श्रेयांश को जाना ही पड़ेगा। इन सब बातों से बचने के लिए श्रेयांश ने आज अपनी मीटिंग शहर से बाहर फिक्स कर ली थी और वह वहीं के लिए जा रहा था जिससे वह दादी दादा के उस मंसूबे पर पानी फेर सके और उसके पास एक देने के लिए सॉलिड जवाब हो कि मीटिंग बहुत जरूरी थी और उसका जाना जरूरी था। लेकिन वह श्रेयांश के दादी दादा थे। वह उससे एक कदम आगे थे। उन्होंने पहले ही अपने जासूस उसके पीछे लगा रखे थे। जैसे ही श्रेयांश अपने ऑफिस से निकलता है, वह तुरंत ही दादी के पास ये बात बता देता है। जैसे ही दादी को पता चलता है कि श्रेयाश अब की बार फिर से भाग रहा है। ये पूरा 12वीं बार था। जितने बार भी दादी दादा अपने दोस्तों को बुलाते थे और उनकी बेटियां बड़े उम्मीद के साथ आती थी कि वह श्रेयांश से शादी करेगी, लेकिन हर बार श्रेयांश कुछ न कुछ बहाना बनाकर इसी तरह बच जाता था। वही श्रेयांश को काफी कुछ सुनाने के बाद दादी अपना लास्ट फैसला सुना देती हैं और दादाजी भी उसे बोल देते हैं कि उसे तुरंत घर आना पड़ेगा, चाहे जितनी बड़ी भी मीटिंग हो, चाहे कंपनी डूब ही क्यों ना जाए, वह मीटिंग अटेंड करने नहीं जाएगा। अब बेचारा श्रेयांश क्या करे, उसके पास कोई बहाना नहीं बचता।
मजबूरीवश वह अपने दादाजी को हाँ बोलता है। गुस्से की वजह से वह गाड़ी रोकने को बोलता है और गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाता है। इस वक्त उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब था। वह गुस्से से तिलमिला रहा था। वही यश जिसे अभी तक हंसी आ रही थी, लेकिन अब श्रेयांश का गुस्सा देखकर उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। अगर उसने एक भी बार उसके सामने हंसा तो आज श्रेयांश उसकी जान ले लेगा। यही सब सोचकर यश बेचारा अपने मुंह को जबरदस्ती सिले हुए था, लेकिन अंदर अंदर उसे श्रेयांश की हालत देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। आखिर में कब तक वह दादी दादा से बच पाएगा। उसके दादी दादा तो दुनिया के सबसे बड़े विलन वाले दादी दादा हैं, जो श्रेयांश को किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं थे। वही श्रेयांश गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने पैरों को गाड़ी के टायर पर लात मारते हुए जोर से चिल्लाता है, दादी 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 मैं आपका क्या करूं? आप क्यों नहीं समझती हैं? मुझे अभी शादी नहीं करना है। जबरदस्ती आप मुझे इस तरह फोर्स करके शादी नहीं करवा सकती हैं। उसे अच्छे से पता था, अगर वह आज घर नहीं गया तो दादी दादा अपना वही पुराना तरीका अपना लेंगे। वह खाना पीना छोड़ देंगे और अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। दुनिया में वह सबसे ज्यादा अपने दादी दादा से प्यार करता था, जिस वजह से वह उनकी बातों को टाल नहीं पा रहा था। लेकिन उसे सच में शादी नहीं करनी थी। वह गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। तभी वह देखता है कि यश बहुत ही शांति के साथ मुंह नीचे किए हुए खड़ा है। उसे तुरंत ही यश के ऊपर शंका होता है। वह समझ जाता है कि यश अपना मुंह दबाकर नीचे अंदर ही अंदर हंस रहा है, जिस वजह से उसने अपना मुंह नीचे की चेहरा नीचे झुकाया हुआ है। वह गुस्से में यश के पास जाता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। वही यश बेचारा जो बिल्कुल भी श्रेयांश से यह उम्मीद नहीं किया हुआ था। वह तुरंत ही लुढ़क कर दूर गिरता है और आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े श्रेयांश को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में श्रेयांश ने उसे क्यों मारा। उसने तो हंसा भी नहीं था, उसके सामने न कुछ बोला था। उसने तो कितने देर से अपना मुंह बंद कर रखा था। वही उसे इस तरह देखता हुआ श्रेयांश गुस्से में बोलता है कि तू मेरे मजे ले रहा है। तू मेरे इस मुसीबत के वक्त में मजा ले रहा है। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुझे, इसलिए तू मुझ पर हंस रहा है। वही बेचारा यश अपनी आंखें फाड़े देख रहा था और मन ही मन बोलता है, इस डेविल को कैसे पता चला कि मैं इसके ऊपर हंस रहा हूँ। हे भगवान, इसकी 3 आंखें दे दी है तूने। ये तूने हम जैसे मजबूर लोगों के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है। तू हम पर ऐसे कैसे जुल्म उठा सकता है? एक तो पहले ही मेरा बॉस डेविल बना दिया, ऊपर से उसे 3 आंखें भी दे दी। 2 आंख तो उसके देखकर डराने और खा जाने के लिए बहुत थी, लेकिन ये तीसरी आंख बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक है। यह मन की बातों को भी देख लेता है। इस जल्लाद से आज मुझे बचा लो। इतना बोलकर वह अपने चेहरे को सीरियस बनाता है और अपनी जगह से उठकर बोलता है, बॉस बॉस आप ये क्या कह रहे हैं? ये बोलते हुए वह अपना पेट पकड़कर ऐसे जता रहा था मानो जैसे उसे कितनी जोर से लगी हो, और सच में श्रेयांश ने उसे पूरे गुस्से में जोर से ही मारा था। वही इतने में उसका कुछ होने वाला नहीं था, फिर भी दर्द तो उसे हो रहा था। यशस बोलता है कि भला मैं आप पर कैसे हंस सकता हूँ? मैं आपका सेक्रेटरी हूँ और मुसीबत के वक्त तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मुसीबतों को कम करूँ। तो भला आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी मुसीबतों पर हंसूंगा और उसे बढ़ाऊंगा? उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि हाँ, तुम मेरे सेक्रेटरी हो। क्या तुम्हें अभी समझ में आ रहा है? और तुमने कहा ना कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो जल्दी से इसे तुरंत सॉल्व करो, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अगर तुमने मेरी प्रॉब्लम को आज नहीं सॉल्व किया तो सोच लेना मैं तुम्हें हेलबिला भेज दूंगा, जहां तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी होगी। वही जैसे ही श्रेयांश के मुंह से यश ये बात सुनता है,
बेचारे का सांस ही अटक जाता है। वह अपने गले को अपने थूक से तर करते हुए बोलता है, बॉस बॉस, यह आप क्या कह रहे हो? भला मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है जो आप मुझे हेलविला भेजने के लिए बोल रहे हो? उसे अच्छे से पता था वहां जाने का मतलब है कि इतने बुरी तरह से टॉर्चर होना कि वह महीनों बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। वही श्रेयांश हंसते हुए बोलता है, मैंने जो बोला है वह तुमने सही सुना है, इसलिए बस जल्दी से जल्दी अब मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें वहां भेजूं। इतना बोलकर वह गुस्से में दूसरी ओर घूम जाता है और अपना सर माथे पर अपनी 2 उंगलियों से रब करने लगता है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जहां एक ओर ये लोग परेशान थे, वहीं दूसरी ओर मायरा फुल स्पीड से गाते हुए चली जा रही थी। तभी अचानक से उसके सामने थोड़ी सी गाड़ियों की ट्रैफिक नजर आती है। इस वजह से वह ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को धीमा करने लगती है, जिससे वह वहां से आसानी से निकल सके। लेकिन जैसे ही वह अपने ब्रेक पर पैर रखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। यह क्या, वह बार बार अपने पैरों को ब्रेक पर रखकर उसे दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। किसी ने उसके गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह चाल किसकी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये चाल रीमा की थी। उसने आज उसको मारने का पूरा प्लान बना लिया था। अगर वह जान से नहीं गई तो भी उसे इतना ज्यादा नुकसान तो पहुंच ही जाएगा कि उसके हाथ पैर टूट जाएंगे या और भी बुरा हो सकता है, वह कोमा में चली जाए या जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनकर बिस्तर पर ही रहे। यही सब सोचकर उसने ये प्लान बनाया था, जिसे उसने एग्जीबिट कर तुरंत वहां से निकल गई थी, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। उसे अच्छे से पता था उसकी गाड़ी को सिर्फ वही चलाती थी और किसी को वह अपनी गाड़ी चलाने को नहीं देती थी, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि इससे किसी और को नुकसान पहुंच सकता है। जब भी वह गाड़ी चलेगी तो वह 100% श्योर थी कि उसे मायरा ही चलाएगी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होना तो निश्चित था। वहीं मायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत समझ जाती है कि किसी ने उसके साथ यह घटिया चाल चली है। दूसरे ही पल उसका दिमाग तेजी से दौड़ता है और उसे रीमा का ख्याल आता है। तभी उसे उसकी कही बातें याद आने लगती है कि जल्दी ही मैं तुम्हारा अच्छे से बंदोबस्त कर दूंगी, जिससे तुम सुकून से मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। उसकी बातों को याद करते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है रीमा के ऊपर। उसका मन कर रहा था कि इस वक्त इस गाड़ी को वह घुमाकर सीधा रीमा के पास ले जाए और इसी से उसे कुचल दे, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। तभी उसे सामने एक दूसरी सड़क दिखाई देती है जो सिटी से बाहर की ओर जा रही थी। वह अब भीड़ वाले एरिया में अपनी गाड़ी नहीं चला सकती थी। उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी, और वहीं अगर वह बच गई तो पक्का तब तक में वह 1-2 लोगों को तो कुचल ही चुकी होगी, जिस वजह से उसे जेल होना तो निश्चित ही हो जाएगा। इसलिए वह तुरंत दिमाग दौड़ाती है और अपनी गाड़ी को दूसरी साइड मोड़ लेती है। सिटी के बाहर जाने वाला रास्ता सुनसान था। वहां इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी, जिस वजह से वह आराम से वहां ड्राइव कर सकती थी। अब बचे कैसे, ये सोचकर उसका दिमाग खराब था। वैसे भी उसकी गाड़ी का फ्यूल उसने फुल कराया हुआ था, जिस वजह से अगर वह इसी तरह लगातार ड्राइव करेगी तो वह तो दूसरे शहर पहुंच जाएगी और फिर से वह किसी ट्रैफिक में आ जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह किस तरह से अपनी गाड़ी को धीमा करे। अगर थोड़ा भी गाड़ी धीमा हो जाए तो वह कोई अच्छी जगह देखकर कूद सकती है। इससे उसे चोट तो आएगी लेकिन जान जाने के जोखिम से तो बची रहेगी। पता नहीं कितने सारे ख्याल इस वक्त आ रहे थे, जहां लोग अपना होश खो देते हैं और उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। वहीं मायरा का दिमाग सिर्फ बचने के कई तरीकों को ढूंढने में लग गया था। वह किसी तरह से अपने गाड़ी को कंट्रोल करती है और उसे धीमे करने की कोशिश करती है।
उसकी गाड़ी उसने बहुत ही स्पेशल तरीके से बनवाई थी, जिससे उसे अच्छे से पता था कि टकराने पर उसे चोट तो आएगी लेकिन कम चोट लग सकती है, बहुत ज्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन बस वह किसी खाई या किसी पेड़ पहाड़ से ना टकरा जाए और वह खाई में ना गिर जाए, क्योंकि जिस सड़क से वह जा रही थी अब वहां आगे खाई ही खाई दिख रही थी, इसलिए उसे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कहीं कहीं मैदान वाला भाग था तो कहीं कहीं इतनी सिकरी खाई थी कि अगर साइड से देखा जाए तो वह बहुत ज्यादा गहरी थी। वहां पे गिरने पर बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन अभी कुछ दूर आगे ही गई थी कि अब उसके सामने सकरा रास्ता था और वहीं एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ये देखकर तो अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। वह मन ही मन कोसने लगती है कि जो कोई भी उसके सामने हो हट जाए। इस वक्त अचानक ही वह हॉर्न बजाना भूल गई, जिस वजह से वहां खड़े लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ओर आ रही गाड़ी उनका काल बनकर आने वाली है। गनीमत ये थी कि उस गाड़ी में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वह हजारों गालियां दे रही थी कि कौन बदतमीज है जो ऐसे बीच में गाड़ी खड़ा कर दिया है। अरे एक साइड गाड़ी खड़ी करता। वह सोचती है कि वह साइड से टर्न ले ले, पर उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी थी और साइड में गड्ढा था, जिस वजह से अगर वह उधर से निकलेगी तो पक्का वह उसकी गाड़ी लुढ़ककर नीचे खाई में गिर जाएगी। लेकिन खाई बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, फिर भी डिसबैलेंस होकर गिरने में गाड़ी जरूर पलट जाती और एक बुरा हादसा उसके साथ हो जाता। तभी वह अचानक से अपना बैलेंस खो देती है और एक जोरदार टक्कर उस गाड़ी से होती है, जिस वजह से सामने वाली गाड़ी घसीटकर कुछ आगे चली जाती है। और वहीं अमायरा की गाड़ी अचानक से उस पर टकराने की वजह से बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। लेकिन गनीमत था कि एयर बैग लगे होने की वजह से अमायरा को ज्यादा चोट नहीं लगता और उसने पहले ही देख लिया था। इस वजह से उसने खुद को सीट के पीछे और मोड़ लिया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगता। अगर उसका चेहरा सामने की ओर होता तो पक्का उसे कुछ चोट तो लग ही जाता। लेकिन अब अमायरा पूरी तरह से सुरक्षित थी। फिर भी हल्का हल्का चोट लग गया था और सर पे थोड़ा बहुत चोट लगा था, क्योंकि पीछे की सीट से टकराने की वजह से शायद उसके माथे के पास कट लग गया था और उसे खून बहना शुरू हो गया था। लेकिन उसे अंदरूनी कोई चोट नहीं लगी थी। गनीमत थी कि सही वक्त पर उसकी गाड़ी रुक गई। वह भगवान को बार बार शुक्रिया अदा करने लगती है और बोलती है, भगवान मुझे पता था कि आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है, तो बिना मेरे काम पूरा हुए आप मुझे नहीं उठाने वाले हो। हद है यार, ऐसे वक्त भी वह भगवान को किस तरह से थैंक्स कर रही थी। वह हाथ जोड़कर भगवान से बोल रही थी कि शुक्रिया भगवान, शुक्रिया आपकी इतनी मेहरबानी के लिए, मैं अभी पूरी तरह से जिंदा हूँ। ये कहकर वह अपने पूरे शरीर को टटोलने लगती है। वहीं हल्की फुल्की चोट लगी थी जिससे उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। वहीं वह बार बार हाथ जोड़कर शुक्रिया कर रही थी। तभी अचानक से उसके गाड़ी की खिड़की पर कोई खटखटाता है, जिससे वह अपने होश में आती है और वह साइड देखती है तो वहां दो लोग खड़े थे। एक सामने था जो उसकी खिड़की पर बार बार नक कर रहा था और दूसरा उसके पीछे खड़ा था। ये देखकर तो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे समझ आ गया था कि यह वही लोग थे जिसकी गाड़ी से उसकी टक्कर हुई है। देखने में ही गाड़ी महंगी लग रही थी, जिस वजह से उसे पता था कि अब ये लोग उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जीभ दांतों तले दबा लेती है और कहती है, हे भगवान, आसमान से टपके और खजूर पर रख के अब मैं इन लोगों से कैसे बचूंगी। ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैंने इनकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज कर दी है। वह सामने का नजारा देख रही थी। उसे साफ साफ दिख रहा था कि जैसे उसकी गाड़ी डैमेज हुई थी उतनी ही ज्यादा सामने वाले की गाड़ी भी डैमेज हुई थी। पीछे का तो हाल ही खराब हो गया था। तभी बार बार खिड़की पर नाक होने से वह भगवान से हाथ जोड़ते हुए हिम्मत करके अपने गाड़ी का दरवाजा खोलती है। लेकिन ये क्या, ये दरवाजा भी अटक गया था। वह खुल नहीं रहा था। वह जोर जोर से हिलाने लगती है।
जब दरवाजा नहीं खुलता तो अपनी दिमाग को लगाते हुए गाड़ी के शीशे को किसी तरह थोड़ा सा नीचे करती है जिससे उसकी आवाज बाहर जा सके और फिर वह बोलती है कि प्लीज आप दरवाजा बाहर से खोलने की कोशिश करिए, ये दरवाजा लॉक हो गया है। उसकी बातों को सुनकर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अब इतना बड़ा कारनामा किया है तो दरवाजा का तो लॉक होना आम बात है। वह भी बाहर से खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये का अब भी वह नहीं खुल रहा था। तभी अमायरा अपनी सीट में थोड़ा पीछे होती है और एक जोरदार लात दरवाजे पर मारती है। इसी के साथ वह दरवाजा पूरी तरह से उखड़कर बाहर फेंकाता है। लेकिन ये क्या, दरवाजे के साथ वह व्यक्ति भी जाकर दूर गिरता है, जिससे उसकी जोरदार चीख निकलती है। वही जैसे ही अमायरा ये देखती है, वह अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से बंद कर लेती है। हे भगवान, यह मैंने क्या कर डाला? अब तो यह मुझे पक्का मार ही डालेगा। एक तो पहले मैंने इसकी गाड़ी तोड़ डाली और अब मैं इसके अंजर पंजर तोड़ रही हूँ। वैसे इस कमबख्त को क्या जरूरत थी दरवाजे के सामने खड़े होने की? मैंने पहले ही तो बताया था कि दरवाजा लॉक हो गया है, बगल नहीं हट जाने को था। इसमें मेरी क्या गलती है? ये सोचते हुए वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है तो देखती है कि वह आदमी इतनी बुरी तरह से गिरा था। वह बेचारा किसी तरह अपनी कमर पकड़ के लड़खड़ाते हुए उठ रहा था। इस समय उसकी बैक अमायरा की तरफ थी, जिस वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वही दूसरा व्यक्ति जो मुड़कर उस ओर देख रहा था जिधर वह दरवाजा और वह आदमी जाकर गिरा था, और यह कोई और नहीं यश था, और श्रेयांश साइड में खड़ा अपनी आंखें फाड़े सारा नजारा देख रहा था। उससे तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। पहले तो इस लड़की ने उसकी गाड़ी तोड़ी और अब उसकी हिम्मत तो देखो, उसने उसके मैनेजर को कैसे लात मारा। तभी वह गुस्से में अमायरा की ओर घूमता है और बोलता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलते ही उसकी जबान वहीं अटक जाती है। जब वह अपने सामने अमायरा को देखता है, वही अमायरा जो इस वक्त धीरे धीरे कर अपने आंखों से अपने हाथों को हटा रही थी। जैसे ही उसकी आवाज सुनती है, वह जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे ये तो नहीं पता था कि यह कौन बोल रहा है, लेकिन वह गुस्से भरी आवाज उसके कानों में जाती है तो उसे समझ आ जाता है कि आज उसकी खैर नहीं। तभी जब वह देखती है कि सामने वाला व्यक्ति शांत हो गया, उसे डांट क्यों नहीं रहा है? क्या वह सदमे में चल बसा? क्या उसे हार्ट अटैक आ गया? ये सब सोचते हुए वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने देखकर वह भी चौंक जाती है। अरे ये तो वही बदतमीज लड़का है जिसने उसे किस किया था। ये सोचते ही तुरंत ही उसके हाथ अपने मुंह पर चले जाते हैं। ये देखकर श्रेयाश को मन ही मन हंसी आती है और उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त इस लड़की ने क्या सोचा होगा। तभी यश रोते हुए वहां से उठता है और बोलता है कि पागल लड़की, तुमने ये क्या किया? और जैसे ही यह बोलकर वह सामने देखता है तो वह भी अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि खिड़की क्यों टूटी और वह क्यों फेंका आया था इतनी दूर। आखिर में उसके सामने कोई आम लड़की नहीं बैठी थी, यह उसकी लेडी बॉक्स थी जो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो इतने जोर की लात पड़ना तो वाजिब बात थी। बेचारा सोचता है कि आज उसकी किस्मत कितनी खराब है। पहले उसके बॉस ने उसे मारा, अब ले देकर जो बचा था, लेडी बॉस ने वह कसर भी निकाल ली। ये सोचते हुए वह बेचारा सा मुंह बना लेता है और आगे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ बोला तो इसका जो बॉस है, जो इतने शांति से उसे ताक रहा है, अभी उसका खून कर देगा। यह अंदाजा तो उसे लग चुका था, क्योंकि अभी अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक में वह उसका मर्डर कर चुका होता। लेकिन जिस तरह से वह शांत हो गया था, इस बात से तो जाहिर था कि अब वह उसे कुछ बोलने वाला नहीं है। वही श्रेयाश आश्चर्य से अमायरा को देख रहा था। अमायरा के सर पर चोट लगी हुई थी जिससे धीरे धीरे कर खून बह रहा था। उसे देखकर वह थोड़ा चिंतित हो जाता है। इस समय उसके चेहरे पर उसके लिए तकलीफ साफ साफ देखी जा सकती थी।
वहीं अमायरा उसे देखती है कि वह कैसे उसे एकटक देख रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसे समझ नहीं आता कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है। वही श्रेयांश का चेहरा इतना शांत और गंभीर दिख रहा था कि जिसे देखकर अमायरा उसके चेहरे को पढ़ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रहा है। तभी उसके मन में आता है, कहीं यह उसे पुलिस से पकड़वाने की बात तो नहीं सोच रहा है। ओ सिट यार, अगर इसने ऐसा किया तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगी। अब इसे कैसे समझाऊं कि मैं भी तो बहुत बुरी सिचुएशन में फंसी थी। वो तो गनीमत थी कि इनकी गाड़ी आगे थी और मेरी जान बच गई, वरना मैं पता नहीं किसी खाई में टकरा कर गिरी होती और मेरी मौत ही हो जाती। ये सोचते हुए वह अपना दांत दिखाते हुए बोलती है, हे वो दरअसल ना मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, आपका जो भी नुकसान हुआ होगा मैं उसे पे कर दूंगी। प्लीज आप मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन ना करना। देखिए जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ। फिर दूसरे ही क्षण वह अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, और वैसे भी इसमें मेरी गलती पूरी नहीं थी। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश अपनी नाक सिकोड़ लेता है। अगर उसकी पूरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? भला इसमें हमारी क्या गलती हुई? वही यश तो तुरंत ही बोल पड़ता है कि आपकी पूरी गलती नहीं है, तो भला इसमें हमारी गलती कहाँ थी? उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसकी ओर देखते हुए बड़े ही गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में खड़े करने की? अगर तुम्हारी गाड़ी खड़ी ना होती तो मेरी गाड़ी अभी आगे निकल गई होती और मैं कितनी दूर निकल गई होती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर श्रेयाश को लग रहा था कि सच में कहीं सर पर चोट आने से इसका स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया है। एक तो इसके गाड़ी की ब्रेक फेल थी, ऊपर से यह जिंदा सही सलामत सामने बैठी है और अभी यह ये बोल रही है कि मेरी गाड़ी सामने ना होती तो ये कितनी दूर निकल गई होती। क्या ये सच में रेस कर रही थी? इसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि इसके साथ क्या हो सकता है। वही अमायरा बोलती है कि देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी ने मेरे गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी, और इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वरना सोचो क्या मैं खुद मरने के लिए ऐसी गाड़ी में बैठूंगी जिसका ब्रेक फेल हो। इसलिए बोल रही हूँ कि देखो मुझसे गलती हुई है, मैं आपकी गाड़ी के पैसे पे कर दूंगी, इसलिए आपको मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गलती मान रही हूँ। अमायरा को लग रहा था कि वह पक्का उस दिन का बदला लेने के लिए मुझे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह उस दिन उसने उसके हाथों से गर्भित को लेकर उसका बड़ा नुकसान जो कर दिया था, इस वजह से अमायरा उसे सफाई दे रही थी। वही श्रेयाश उसे इस तरह सफाई देता हुआ देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह अमायरा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके लिए एक अच्छा मौका है जब वह अमायरा को ब्लैकमेल कर सकता है। वह तुरंत ही गुस्से में बोलता है कि उस दिन भी तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया था, और देखो आज तुमने मेरी लिमिटेड एडिशन की गाड़ी का क्या हाल कर दिया है। इस गाड़ी को मैंने इसी हफ्ते लंदन से मंगाया था और इसकी कीमत जानती हो कितनी है? क्या तुम यह अफोर्ड कर पाओगी? इसकी कीमत पूरे 200 करोड़ है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह कभी श्रेयाश का चेहरा देखती तो कभी गाड़ी का। अब गाड़ी पीछे से डैमेज हो चुकी थी, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये सचमुच में 200 करोड़ की गाड़ी है? भला 200 की करोड़ की गाड़ी इसके पास कहां से आई? और यह कौन सी गाड़ी है? मुझे अभी तक पता क्यों नहीं चला? लगता है पिछले कुछ टाइम से मैं इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि नई लॉन्च हुई गाड़ी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला, वरना इन सब बारे में तो मुझे पहले से ही पता रहता था। अमायरा के मन में कई सारे सवाल चलने लगे। श्रेयांश देखता है कि वह कुछ नहीं बोल रही है, तो वह सोचता है कहीं उसका प्लान फेल तो नहीं हो गया है। ये सोचते हुए वह तुरंत एटीट्यूड से कहता है, देखो मिस, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपको मेरे 200 करोड़ अभी के अभी देने पड़ेंगे, और ये लिमिटेड एडिशन की गाड़ी है। और हाँ, भला मैं तुमसे 200 करोड़ क्यों लूँ?
तुम्हें मुझे यही गाड़ी लाकर देनी होगी। ये गाड़ी सिर्फ पैसे से ही नहीं ली जा सकती थी, इसके लिए पोजीशन की भी जरूरत पड़ती है, और मेरी नई गाड़ी को तुमने इस तरह से डैमेज किया है, इसलिए मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट जरूर करूंगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा तुरंत ही बोलती है, अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी और तुम ये क्या कर रहे हो? तो मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, भला तुम बच्ची की गलती के लिए उसे इतना बड़ा पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? और यह गलती तो मुझसे अनजाने में हुई है और मैं अपनी गलती भी मान रही हूँ, इसलिए हमें देखो आपस में सुलह करनी चाहिए। ये पुलिस वुलिस नहीं आनी चाहिए। उसे लगता है क्या यार, मैं अपनी कंपनी शुरू करने जा रही हूँ और उससे पहले ये तमाशा हो गया। मेरी रेपुटेशन बनने से पहले ही मिट्टी में मिलने जा रही है। मैं इसे किसी भी कीमत पर पुलिस में कंप्लेंट नहीं करने दे सकती हूँ, वरना ये तो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड ही बना देगा। बदतमीज कहीं का, पता नहीं उस दिन की दुश्मनी का बदला मुझसे कितना लेगा और कैसा लेगा। पता नहीं मेरे खिलाफ कौन कौन सा कंप्लेन करेगा। फिर तभी उसके दिमाग में आता है, कहीं इसने अटेम्प्ट टू मर्डर का कंप्लेन कर दिया तो अरे नहीं नहीं, तब तो मेरा मर्डर का रिकॉर्ड बनवाएगा और फिर मेरा क्या होगा। ये सोचते हुए वह मन में सोचती है कि मुझे इसे इसी तरह मनाना होगा और इससे बात करनी पड़ेगी थी। ये बोलकर वह तुरंत ही अपने चेहरे को प्यारा सा बनाती है। इस वक्त वह देखने में बहुत ही मासूम और भोली सी लग रही थी। वह बहुत ही मासूमियत के साथ अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोलती है, भैया जी देखिए, मेरी बात सुनिए। जैसे ही उसके मुंह से वह भैया जी सुनता है, श्रेयाश का तो खून ही खोल उठता है। वहीं यश की हंसी छूट जाती है। वह मन ही मन बोलता है, अरे वाह लेडी बॉस, क्या बात है, सैया जी को भैया जी बना दिया। बेचारे बॉस का दिल टुकड़ों में टूट गया होगा। ये सोचकर वह श्रेयांश की ओर देखता है तो श्रेयांश उसे अपने खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तुरंत ही यश दूसरी ओर मुंह मोड़ लेता है। अगर वह उसे थोड़ी देर और देख लिया तो जरूर वह अपनी आंखों से उसे जलाकर भस्म कर देगा। ये सोचते हुए श्रेयांश तुरंत ही डर जाता है और तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ता है। वहीं अमायरा तो अपने धुन में बोले जा रही थी, भैया जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी वह आगे बोलती उससे पहले ही श्रेयांश गुस्से में बोलता है, क्या भैया जी, तुम किसे बुला रही हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारा भैया दिखता हूँ? देखो, मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे इस बहन भाई के रिश्ते से बहुत नफरत है। बेचारा उससे क्या बोलता कि तुम मुझे भैया जी ना बोलकर सैया जी बुलाओ। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, तो वह ये बोल देता है कि उसे बहन भाई के रिश्ते से नफरत है। वहीं अमायरा जैसे ही यह सुनती है तो उसे लगता है कि इसके बहन से कोई बड़ी वाली दुश्मनी होगी। यह मैंने क्या कह दिया? इतना बोलकर वह अपने जीभ को दांतों तले दबा लेती है और बोलती है, सीट यार, यह मुझसे कैसे गलती हो रही है। कहीं इस डेविल ने भैया जी कहने की वजह से मुझसे नाराज होकर मेरी पनिशमेंट ना बड़ा कर दे। ये सोचते हुए वह फिर से प्यारा सा मुंह बनाती है और बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता है कि आपके बहन से बिल्कुल नहीं पटती है, इसलिए ठीक है, मैं आपको भैया जी नहीं बुलाऊंगी। जैसे ही श्रेयाश ये सुनता है तब जाके उसके दिल को राहत मिलती है। वह भला जिस लड़की से प्यार करता है वह उसका भाई कैसे बन सकता है। तभी अमायरा बोलती है कि अंकल जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वही जैसे ही श्रेयांश अमायरा के मुंह से अंकल जी सुनता है, अब तो उसका खून और भी खौल उठता है। क्या मैं इसे बुरा दिख रहा हूँ? क्या इसकी आंखें खराब हो गई है? अभी मैं कितने साल का ही हूँ? अभी मैं तो बिल्कुल जवान हूँ। ये लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंकल कहने की? ये सोचकर वह उसे घूर कर देखने लगता है। वही यश की हंसी तो रोके नहीं जा रही थी। गनीमत थी कि उसने इस वक्त अपना मुंह दूसरी ओर फेर रखा था, वरना श्रेयांश तो उसकी जान ही निकाल लेता।
वह अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को जोर से दबा लेता है। फिर भी उसका मन कर रहा था कि वह जमीन पर लोटपोट होकर हंसे। आज पहली बार उसके बॉस की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती हो रही थी, तो जाहिर सी बात है उसे तो मजा आने वाला ही था। और वह भी अच्छी बात तो ये थी कि यह सब उसके लेडी बॉस के हाथों हो रही थी, तो भला उसे हंसी क्यों ना आए। वहीं अमायरा इस बात से अनजान आगे बोलने ही वाली थी, तभी श्रेयांश गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है? मुझे लगता है एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारी आंखों में असर पड़ गया है। तुम्हें पहले अपना इलाज करवाना चाहिए। वहीं अमायरा आश्चर्य से उसकी ओर देखती है, तो इस समय वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब अमायरा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि सरे यार, अब मैंने क्या कह दिया इस डेविल को जो इसकी आंखें ऐसे मुझे खाने के लिए घूर रही है। तभी वह अपना दांत दिखाते हुए बोलती है, ही मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह गुस्से में बोलता है, क्या मैं तुम्हें अंकल दिखाई दे रहा हूँ? अब जाकर अमायरा को समझ में आता है। वह मन ही मन उसे कोसते हुए बोलती है, बूढ़ा कहीं का अंकल, क्या तू मुझे दादा दिख रहा है? मेरी मजबूरी ना होती तो 100 बार मैं तुम्हारे मुंह पे अंकल जी दादाजी बोलती। घटिया इंसान कहीं का, ना तो भैया बोलने देता है ना अंकल बोलने देता है, तो क्या मैं इसे अपना सया बुलाऊं? इतना बोलकर वह अपना मुंह बना लेती है। वही श्रेयांश जैसे उसके मन की बात सुन लेता है और बोलता है, हाँ अगर तुम चाहो तो मुझे वह बुला सकती हो। ये सुनते ही वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है और सोचती है, क्या इसने मेरे मन की बात सुन ली और इसके कहने का क्या मतलब है? तभी उसे ध्यान आता है कि वह फ्लो में क्या बोल गई। वह गुस्से से उसकी ओर देखने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अभी उसे इसे नाराज नहीं करना है। ये सोचकर वह मन ही मन बोलती है, कूल डाउन अमायरा, कूल डाउन, शांत रहो, वरना आज तुम इसके हाथों से बचने वाली नहीं हो। वैसे भी डेविल के हाथ लगी हो तो वह अपना बदला लेकर ही मानेगा। ये बोलकर वह हंसते हुए बोलती है कि जी आप ही बता दीजिए ना कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वह एटीट्यूड से बोलता है कि तुम मेरा नाम लेकर बुलाओ। मेरा नाम श्रेयांश रायजादा है। क्या तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता है? इंडिया की पूरी लड़की उस पर जान छिड़कती है और यह पागल लड़की उसके बारे में नहीं जानती क्या? तभी उसके कानों में अमायरा की आवाज जाती है कि नहीं, मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगता है, क्या यह इसी दुनिया की है या कहीं और से आई है? भला इसे मेरे बारे में कैसे नहीं पता है? और भला यह मेरा नाम कैसे नहीं जानती है? हाँ, मेरी तस्वीरें ज्यादातर पब्लिक नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरे नाम को भी ना जानती होगी। वही अमायरा मन ही मन उसे कोस रही थी। तभी वह अपना मासूम सा चेहरा उसकी ओर घुमाते हुए बोलती है कि देखिए श्रेयांश जी, मैं क्या बोल रही थी कि यह मुझसे बहुत मिस्टेक से हुआ है। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी को ठोकने वाली नहीं थी। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर वह अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगता है। ये कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है? तभी वह अपनी भाषा को सुधारते हुए बोलती है कि मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से एक्सीडेंट नहीं होने वाला था, लेकिन वह बात यह है कि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से मैं अपना बैलेंस नहीं बना पाई। और देखिए ना, थोड़ी बहुत तो गलती आपकी भी है, क्योंकि रास्ते में गाड़ी थी। अगर आपकी गाड़ी यहाँ ना रुकी होती तो मेरी गाड़ी आगे चली गई होती। उसकी से बार बार उसी बातों को बोलने की वजह से श्रेयाश को उस पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कार्टून कैरेक्टर उसके आगे कार्टून दिखा रहा हो। लेकिन फिर भी वह सख्त होते हुए कहता है कि चाहे जॉब हो, लेकिन मिस आपकी गाड़ी तो मेरी गाड़ी को डैमेज कर चुकी है, इसलिए आपको हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा।
वरना पुलिस स्टेशन में आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके ऊपर एक बड़ा केस बनाऊंगा। और अगर आपने सोचा है मैं इसके अंदर होता तो अभी मेरी जान चली गई होती। वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा तुरंत समझ जाती है कि यह कौन सा केस बनाने की बात कर रहा है। तभी वह गुस्से में बोलती है कि देखिए, आप उसके अंदर तो नहीं थे, आप बाहर थे और आप पूरी तरह से सही सलामत है, और अंदर तो मैं थी, लेकिन देखिए मैं जिंदा हूं ना। तो वह बोलता है कि मुझे क्या पता आप ये जानबूझकर कर रही हो। अमीर आदमी देखकर आप मुझे अपने किसी प्लान के तहत जान से मारना चाह रही होंगी। और पता नहीं आपके क्या क्या इरादे होंगे। पता नहीं आपने किसी से सुपारी ले रखी होगी मेरे नाम की। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने जरूर सुपारी ली थी मेरे नाम की और मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। तभी तो देखो, एक्सीडेंट होने के बावजूद तुम एकदम सही सलामत हो, वरना तुम्हें भी चोट लगती और अब तक तो तुम स्वर्ग सिधार गई होती। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपना दांत पीस कर रह जाती है। मन ही मन बोलती है, घटिया इंसान, अगर मैं तुझे जान से मारने की कोशिश करती तो मुझे अपनी गाड़ी को तेरे साथ इस तरह से टक्कर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तुझे इसी तरह सामने खड़े खड़े ही जान से मार देती। मेरे बंदूक की एक ही गोली तेरे लिए काफी थी। घटिया इंसान, मैं जानती हूँ तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोलती है कि देखिए श्रेयाश जी, मैं बता रही हूँ ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भला आपको जान से मारकर क्या हासिल कर लूंगी, और भला मैं ये खून खराबा कैसे कर सकती हूँ। मैं तो एक भोली भाली सी मासूम सी लड़की हूँ। मैंने तो आज तक चींटी भी नहीं मारी है। और आपको क्या लगता है कि भला यह खून खराबा मेरे बस की बात है? मैंने तो कभी किसी पर हाथ भी नहीं उठाया है। उसके इस तरह के सफेद झूठ को सुनकर श्रेयांश तो बस उसे अपनी आंखें फाड़े देखता रह जाता है। क्या बोल रही है? चींटी नहीं मारी है और किसी पर हाथ नहीं उठाया है? अरे अभी उसी दिन तो इसने मेरे लोगों को कितनी बुरी तरह से पीटा था। यहाँ तक कि इसने मुझे भी कितनी बुरी तरह से मारा था, और यह बोल रही है कि इसने चींटी भी नहीं मारी है। अरे यह मुझे इतनी ज्यादा खूंखार दिखती है और यह भोली भाली मासूम सी है। ये सब सोचते हुए श्रेयांश मन ही मन हंसते हुए बोलता है कि बच्चा बच के कहाँ जाएगी। इतनी आराम से तो तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किल से मेरे हाथ लगी हो तो अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सोचते हुए वह हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मैडम जी, मुझे तो अच्छे से पता है कि आपने कभी कोई चींटी नहीं मारी है, और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों को पीटती भी नहीं है। आप एक्शन फिल्म भी नहीं देखा होगा। आपने कभी एक्शन से किसी की पिटाई भी नहीं की होगी। और हाँ, आप तो उस दिन बाहर भी नहीं निकली थी घर से। वह शायद आपकी आत्मा रही होगी जिसने उस दिन मेरे लोगों को पीटा था और मुझे भी पीटा था। आप तो सच में बहुत ही भोली भाली सीधी साधी सी हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को याद आता है और वह अपने जीभ को अपने दांतों तले दबा लेती है और अपने सर पे टकली मारते हुए बोलती है, अरे अमायरा बेटा, जो बोलना है सही सही बोलना। तू इतनी भुलक्कड़ कब से हो गई? अभी उसी दिन तो इसकी जमकर पिटाई की थी। हे भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है? इसके सामने तो मैं शरीफ और मासूम भी नहीं बन सकती हूँ। उस दिन का मेरा वह चेहरा देखकर अब तो यह मुझे पक्का खूनी ही समझ रहा होगा। हे भगवान, आज तू मुझे बचा ले। पक्का मैं तेरी सारी बात मानूंगी और तुझे पूरे 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। प्लीज 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 भगवान, मुझे बचा ले, वरना ये डेविल मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वहीं इस वक्त श्रेयांश मन ही मन हंस रहा था। उसने पूरा मन बना लिया था कि वह इसे मजबूर करेगा अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, जिससे उसके दादी दादा से उसकी जान बच जाए। उसे अच्छे से पता था कि यह उसके झांसे में आने वाली नहीं है, वरना उसका बस चले तो वह उससे तुरंत शादी कर ले और उसे अपने से खुद से कभी दूर जाने ना दे।
लेकिन अभी बस वह उसे किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए फंसा सकता था और कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनकर शायद वह मान जाए। अगर वह ऐसे डायरेक्ट प्रपोज करता तो शायद वह उसकी जमकर पिटाई कर देती। मानना तो दूर की बात थी, लेकिन वह मन ही मन भगवान को आज बार बार धन्यवाद दे रहा था कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और अब उसे फंसाने के लिए एक अच्छा चारा मिल गया था। वहीं रेहान अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, भला मैं कैसे नहीं पहचान सकता हूँ? मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ तुम कितनी बड़ी चालाक लड़की हो। तुम पूरी चालाक लोमड़ी हो। तुम मौका मिले तो मुझे भी बेच दोगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा मन ही मन बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है। मुझे अगर मौका मिले तो पक्का मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम कर तुम्हारे शरीर का एक एक अंग बेच दूं। उसके बदले में बहुत सारे पैसे भी कमा लूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि आज मैं तुम्हारे हाथों फंस गई हूँ। फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वह तो उस दिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो वह मैंने थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सीख लिया है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ही मासूम और प्यारी लड़की हूँ। आप एक बार मुझे समझ लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कितनी ज्यादा मासूम हूँ। ये बोलकर वह अपने दोनों हाथों को अपने दोनों गालों पर रखकर अपनी आंखों को टिमटिमाने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो वह ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह कितनी मासूम है। वहीं उसके इस तरह के फनी बनते बिगड़ते चेहरे को देखकर श्रेयांश को मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और वह मन ही मन सोच रहा था कि बेवकूफ लड़की मुझे मनाने के लिए कितना ज्यादा एक्टिंग कर रही है। लेकिन इसे क्या लगता है, वह मुझे इतनी आसानी से अपने शीशे में उतार लेगी? पागल कहीं की। इतना सोचकर वह फिर से उसे घूर कर देखने लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्रेयांश उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए मजबूर कर पाएगा? क्या उसे वह अपनी बात मना पाएगा, या अमायरा उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वह उसके इस प्रपोजल को तुरंत ही मना कर देगी? और क्या दादाजी उसे ब्लैकमेल करके श्रेयांश को घर बुलाकर जबरदस्ती अपने दोस्त की बेटी से उसकी शादी करवाने के लिए तैयार कर पाएंगे? तो आगे एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।